ओके बेटा, पिछले वीडियो के अंदर हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। उन्हीं एग्जांपल्स को मैं अब आगे बढ़ा रहा हूँ। अब देखिए, एक जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं वो क्या है कि आपको एक क्यूब दिया गया है, यानी कि कोई क्लोज सरफेस दिया गया है एक प्रकार से। तो मैंने यहाँ पर क्लोज सरफेस के लिए क्यूब को कंसिडर किया है। ये हमने क्यूब बना दिया एक। ठीक है। अब मान लिया इस क्यूब को हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से पास हो रही हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस क्यूब का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे। ओके, मान लिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई, वेक्टर ई। ओके बेटा, तो देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हर सरफेस से, अभी इस क्यूब की अगर मैं बात करूँ तो इसके 6 सरफेस है। एक टॉप सरफेस, एक बॉटम, एक लेफ्ट, एक राइट, एक फ्रंट और एक बैक। ठीक है, क्यूब आप समझ गए होंगे घर में। जैसे मान लिया कोई टीवी का बॉक्स है, वो भी एक क्यूब है। तो आपको पता है टीवी के बॉक्स में एक ऊपर की तरफ ओपनिंग होती है, एक नीचे की तरफ, 2 साइड्स होती हैं, एक आगे पीछे की साइड होती है, यानी कि कुल मिला के 4 साइड होती हैं, जिनको लेफ्ट, राइट और फ्रंट और बैक साइड हम कह सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हर एक सरफेस से या हर एक साइड से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो हम निकालेंगे। तो सिंपली देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम जब बात कर रहे थे तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास होती हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इक्वल होगा जो उस किसी सरफेस के अंदर से पास हो रही होती हैं। अगर मैंने अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ तो जैसा कि आपको डायग्राम से नजर आ रहा होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर मैं टॉप फेस की बात करता हूँ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ टॉप। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये मान लिया इसका अपर फेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्या है वो इसके पैरेलल मूव गुजर रही हैं। इसके अंदर से तो कोई नहीं पास हो रही ना, ठीक है, सारी की सारी इसके पैरेलल जा रही हैं। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा भाई, इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ही नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0। ये सिंपली आप वैसे भी समझ सकते हैं, जस्ट क्यों कि जो टॉप सरफेस होगा उसका जो यूनिट वेक्टर होगा, या सॉरी एरिया वेक्टर होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। इसको मैंने एन कैप से या वेक्टर ds से भी लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब इस एरिया वेक्टर के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, टॉप का ई ए कोस ऑफ थीटा। ठीक है, ये मान ए एरिया है इसका टॉप सरफेस का, तो मैंने क्या लिखा, ई ए कोस ऑफ 90 डिग्री, कोस 90 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई ए इंटू 0, 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, तो उसी लिहाज से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉप फेस का क्या होगा, 0। ये आप कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो टॉप सरफेस है उसके अंदर से तो पास हो ही नहीं रही। ठीक है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 0। इसी प्रकार बॉटम का निकाल लेंगे। अब बॉटम की जब मैं बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से पास हो रही हैं, है ना। अब उसके अंदर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई पास नहीं होगी, सारे की सारे उसके पैरेलल जा रही हैं, तो बॉटम का भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट की, ठीक है, ये फ्रंट है, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, चाहे फ्रंट साइड हो चाहे बैक साइड हो, इसके अंदर से कोई पास नहीं हो रही। अंदर से पास होती तो ऐसे पास होती, तो अब क्या हो रही है, इसके पैरेलल का मतलब क्या है कि ये जो अगर फेस है तो इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी, यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0। तो इसी प्रकार मैं बात करता हूँ किसकी, फ्रंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका, फ्रंट का, वो भी 0, और इसी प्रकार बैक का भी क्या होगा, 0। लेकिन अब देखो बेटा, जो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं मूव हो रही थी, जो कि किस के पैरेलल थी, टॉप सरफेस के, बॉटम के और फ्रंट के और बैक की। लेकिन अब तो क्या हो रही है, इसके अंदर से पास हो रही है ये। ठीक है, अब इसके अंदर से ये पास हो रही है, तो अब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कुछ ना कुछ, लेफ्ट फेस का भी होगा, राइट फेस का भी होगा। तो देखिए क्या होगा,
अगर मैं बात करता हूँ किसकी, लेफ्ट फेस की। अब आपको पता है कि देखो हमने क्या कहा था, यूनिट वेक्टर हमें लेना है, एरिया वेक्टर हमें लेना, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस साइड जाएगा, एरिया वेक्टर को इस साइड कंसीडर करेंगे तो क्यूब के अंदर जा रहा है, इनवर्ड को हम नहीं लेंगे, ये हम नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे हम, आउटवर्ड्स। तो यूनिट वेक्टर क्या लेंगे ए, या एरिया वेक्टर क्या लेंगे हम, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, ये वाली। तो एरिया वेक्टर के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है यहाँ पे, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई ए कोस ऑफ थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 180 माइनस थीटा। ठीक है बेटा, 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा के इक्वल, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस ई ए कोस ऑफ थीटा, माइनस ई ए कोस ऑफ थीटा। ओके, अगर मैं राइट फेस की बात करता हूँ तो उसमें क्या होगा, देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है, ठीक है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0 डिग्री। ठीक है, या तो उस टाइम पर जब 0 डिग्री होगा यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा। ओके, सॉरी बेटा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा पहले वाले में। यहाँ पर जो 180 माइनस थीटा नहीं होगा, एंगल क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये तो 180 बताया था ना हमने, माइनस थीटा कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 180 ई ए कोस 180 डिग्री, और कोस 180 होता है -1 के इक्वल, कोस 180 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई ए, क्या हो जाएगा, माइनस ई ए। ओके, अब राइट, ये तो लेफ्ट फेस की बात थी। यहाँ पे राइट की बात करता हूँ तो ये ये एरिया वेक्टर डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ई ए कोस ऑफ 0 डिग्री, और कोस 0 क्या होता है, 1, तो क्या हो जाएगा, ई ए। ठीक है, अब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा। अब क्या करेंगे, जितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थे, टॉप फेस का, बॉटम सरफेस का, फ्रंट सरफेस का, बैक सरफेस का, लेफ्ट का, राइट का, उन सबको ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब इनको तो ऐड करो ना करो, ये तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ना, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस ई ए प्लस में ई ए, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या है कि जब हमने क्यूब लिया और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उसके क्या हो रही थी, पैरेलल पास हो रही थी। ठीक है, या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थी और उसके अंदर हमने उसको सीधा रखा है क्यूब को, तो उस टाइम पर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है उस क्यूब का, 0। ये वाला ध्यान रखना, ये बाई मिस्टेक मैंने थोड़ा सा 180 माइनस थीटा बाई मिस्टेक लिख दिया था, जिसको मैंने आपको बाद में ठीक करके बता दिया है। ओके, अब अगर मैं बात करता हूँ बेटा, इसको थोड़ा सा, इस क्यूब को मैं किसी एंगल के ऊपर रोटेट करवा दूँ, ठीक है, ट्विस्ट कर दूँ या टिल्ट कर दूँ, इस क्यूब को थोड़ा सा यूँ करने की बजाय यूँ कर दूँ, तो उस केस में क्या होगा, मैं यहाँ पे कैसे कराऊँ, व्हेन वी टिल्ट था, व्हेन वी, ये कोई दूसरा केस कह लीजिए या कोई दूसरे टाइप का क्वेश्चन कह लीजिए, व्हेन वी टिल्ट द क्यूब, जब हम क्यूब को थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे या किसी एंगल पे हम उसको रोटेट करा देंगे, तो देखो यहाँ पे मैं फ्रंट और सॉरी टॉप और बेस सरफेस से समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मान लिया क्या बन गया आपका, टॉप फेस, ठीक है, और नीचे इसके मैंने क्या बना दिया इसी प्रकार, बॉटम फेस। तो ये क्या है, टॉप सरफेस, या ये क्या है, बॉटम सरफेस। तो जब टॉप सरफेस की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जब इस क्यूब को हम ट्विस्ट करा देंगे, टिल्ट कर देंगे, तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कहीं ना कहीं इसके अंदर से पास होंगी, थी तो वो पैरेलल, लेकिन अब इसके अंदर से वो पास होंगी। ठीक है, तो ये मान लो किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और यूनिट वेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या डायरेक्शन होगी, ये वाली, एरिया वेक्टर की कहिए, सॉरी, एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। तो इस एरिया वेक्टर डायरेक्शन मैंने एन कैप से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये वाला एंगल हम कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते टाइम। कौन सा एंगल कंसीडर करेंगे, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर 2 वेक्टर लिए हैं और 2 वेक्टर की जहाँ पर टेल मिलती है, ठीक है, तो उन दोनों, तब हम क्या लेते हैं, उन दोनों के बीच का एंगल। दूसरी बात, सिंपली ये भी समझ सकते हो कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो एरिया वेक्टर डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल, तो उसके बीच का एंगल भी यही है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, ये एरिया वेक्टर डायरेक्शन है, तो कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक का कितना एंगल होता है, 180 डिग्री। तो ऑब्वियसली बात है कि ये एंगल क्या होगा, 90 से बड़ा, क्योंकि अगर इस लाइन में मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता तो इस डायरेक्शन में आता। ठीक है, तो ये क्या है, 90 से बड़ा। तो ये एंगल हम सिंपली क्या लिखेंगे, इसको टोटल 180 था, ये एंगल हमें नहीं पता कितना है। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, यानी कि ऑब्टूज एंगल बन रहा है यहाँ पे।
ठीक, एंगल कैसा बन रहा है यहाँ पे, ऑब्ट्यूज। तो इस फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, टॉप के लिए ई ए कोस ऑफ 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये बाई मिस्टेक मैंने वहां लिख दिया, ये यहाँ आएगा, तो इसको क्या लिखूंगा, माइनस ई ए कोस ऑफ थीटा। ओके बेटा, अगर मैं अब इसकी बात कर रहा हूँ, किसकी, बॉटम फेस की, तो बॉटम फेस के अंदर जो एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन किधर लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ लेंगे, ठीक है, अगर मैं इस क्यूब की बात करूं, अगर इस क्यूब में अगर मैं ये इसका बॉटम फेस है तो इसमें एरिया वेक्टर डायरेक्शन किधर लेंगे, डाउनवर्ड। अगर ऊपर लेंगे तो कहाँ चला जाएगा, इनवर्ड। इनवर्ड का हम क्या करेंगे, एरिया वेक्टर नहीं ले सकते, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन कौन सा लेंगे हम, बाहर का, ठीक है, या आउटवर्ड डायरेक्शन में जो क्या लेंगे, एरिया वेक्टर को। तो अब देखो अपर फेस है उसका आउटवर्ड ऊपर की तरफ और बॉटम फेस का नीचे की तरफ, तो ये क्या, एरिया वेक्टर एन कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कौन सी है, उसी के पैरेलल है ना, क्योंकि हमने क्या लिखा है, यूनिफॉर्म लिखा है, तो उसी के फील्ड क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, अब ये एंगल क्या होगा, 90 से कम, ठीक है, इसको ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल, यानी कि ये एंगल भी थीटा होगा, इसको हम एक्यूट एंगल भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम एक्यूट एंगल भी कह सकते हैं बेटा। तो इस फेस के लिए, बॉटम फेस के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई ए कोस ऑफ थीटा, क्योंकि देख ऑब्वियसली बात है, क्यूब है तो उसकी सभी साइड या बराबर हैं, या ये कहिए कि हर एक फेस का एरिया क्या है, इक्वल, तो इसलिए इसका एरिया भी हमने क्या लिया है यहाँ पर ए, तो ई ए कोस ऑफ थीटा। तो देखो अब ये माइनस ई ए कोस थीटा टॉप फेस का और बॉटम का ई ए कोस थीटा, तो जब इन दोनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं फाइंड आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए कोस ऑफ थीटा प्लस में ई ए कोस ऑफ थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला और यहाँ पर वापस में कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। इसी प्रकार लेफ्ट फेस का, ठीक है, जब हमने टेढ़ा किया है इसको तो वैसी बात है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री की जगह कुछ और होगा, तो इधर भी कुछ और होगा, लेकिन ये जो अगर हम देखेंगे इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस फेस का, लेफ्ट का और राइट का, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैंसिल कर देगा, इस वाले ने इस वाले को कर दिया, इसी प्रकार फ्रंट वाले बैक वाले को कैंसिल आउट कर देगा। तो इसको एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हो कि अगर हम कोई भी क्लोज्ड सरफेस लेते हैं, ठीक है, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख सकते हो फॉर ए क्लोज सरफेस, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज 0, ठीक है। अगर हम कोई भी क्लोज सरफेस लेते हैं तो उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमेशा क्या होगा, 0। इसको एज ए रिजल्ट भी हम याद रख सकते हैं। ओके, अब एक एग्जांपल, ये तो थी बात किसकी, किसी भी क्लोज सरफेस की या क्यूब की। अगर मैं बात करता हूं किसी कर्व्ड सरफेस की, तो कर्व्ड सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, देखिए मैंने लिखा है यहां पर फ्लक्स थ्रो, क्वेश्चन क्या है, फ्लक्स थ्रो ए कर्व्ड सरफेस। देखो बेटा, कर्व्ड सरफेस कई टाइप के हो सकते हैं। मैं यहां पर एक कर्व्ड सरफेस 3 डायमेंशनल बनाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश करना। ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक पैरासूट मैंने टाइप में एक, या पैरासूट को अगर देखें तो वो भी एक कर्व्ड सरफेस होता है। अगर छाते को देखो तो वो भी एक कर्व्ड सरफेस होता है। तो उस टाइप का हमने क्या किया, एक कर्व्ड सरफेस अपने यहाँ पर लिया। ओके, अब हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर कोई एक छोटा सा सरफेस एरिया कंसिडर कर लिया। इस सरफेस एरिया को देखो आप, सरफेस एरिया जो है या एरिया है उसको एस से या ए से किसी से भी प्रेजेंट कर सकते हो। अगर स्मॉल सरफेस की बात करते हैं तो डी एस से या डी ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें पजल होने की जरूरत नहीं है। तो बेटा इस सरफेस के लिए फॉर एग्जांपल मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कौन सी है ये, और इसके लिए यूनिट वेक्टर डायरेक्शन क्या है, ये वाली एरिया वेक्टर डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। तो एरिया वेक्टर के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा। स्मॉल सरफेस या स्मॉल एरिया लिया तो हमने उसको डी एस या डी ए से लिखा है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो वो क्या होगा, डी फाई इजिकल टू में ई डी एस कोस ऑफ थीटा। ये किसका आगे बैठा है, स्मॉल सरफेस का आगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी फाई इजिकल टू में
वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। ठीक है, ये तो बात किसकी थी, स्मॉल सरफेस की। अगर पूरे सरफेस का निकालना, पूरे कर्व सरफेस का निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। जब डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, फाई के। किसके इक्वल आ जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने, सॉरी पजल होने की जरूरत नहीं है। चलिए एक बात और बताता हूँ मैं अभी यहाँ पे आपको। लेकिन अब ये तो था किसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था बेटा, डी फाई। ये तो इस छोटे से सरफेस के लिए आया था। अगर मैं इस कर्व सरफेस की बात करूं, ठीक है, तो ये मान लिया मैंने बहुत सारे एरिया एलिमेंट मान लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब क्या देख रहे हो कि प्रत्येक एरिया एलिमेंट की जो ओरिएंटेशन है वो अलग है। ठीक है, अगर इस एरिया के लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो हो सकता है इसमें इसके लिए हो सकता है इसमें इस तरह से हो। तो हर जगह पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हर जगह यही है। तो आप क्या देखोगे, ये वाला एंगल क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट का हम निकालने की बजाय क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट। ओके, तो कहने का मतलब कि अगर कोई कर्व सरफेस दिया गया है, अगर सिंपल केस आपको दिया गया है तो उसका आप इंटीग्रेशन के मेथड से, ठीक है, हम क्या निकाल सकते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, एक कोई स्फीयर ले लिया। अब इसके सेंटर पे कोई पॉइंट चार्ज रखा है, तो इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो मान लिया मैंने यहाँ पर क्या किया, एक छोटा सा सरफेस एरिया मान लिया, सरफेस मान लिया किसका, स्फीयर का, और वो किस डायरेक्शन में है। अब देखो यहाँ पर इसकी वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चारों तरफ होगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, यही वाली। ठीक है, अलोंग रेडियस ऑफ द स्फीयर, और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन भी क्या होगी इसके अलोंग, यही वाली। तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 डिग्री। ठीक है, अगर बेटा मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। और इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर डायरेक्शन भी किस साइड में होगी, इसी साइड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी किस साइड में होगी, इसी साइड में। थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर भी, 0। ठीक है, तो इस स्मॉल सरफेस के लिए क्या था, डी फाई इज इक्वल टू में ई डी एस कोस ऑफ थीटा। कोस थीटा किसके इक्वल आ रहा है, 0 डिग्री के इक्वल। तो ई डी एस कोस ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, कोस 0 क्या होता है, 1। तो इसको क्या ले सकता हूँ, ई डी एस, या क्या डी फाई। अगर देखो अब ये क्या एक सिंपल केस है जो सेंटर पे रखा है। किसी भी पॉइंट पे आप कंसिडर करो, किसी पॉइंट पे आप एक एरिया कंसिडर करेंगे तो उस टाइम पर क्या आएगा, उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो इसी के इक्वल आएगा। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाई इज इक्वल टू में, सॉरी इसका इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड, इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। अब देखो एक कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस है। तो क्लोज सरफेस को बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक ऐसा सर्कल बना देते हैं इंटीग्रेशन के साइन में। इसका मतलब है क्लोज सरफेस। ठीक है, या फिर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑब्वियस सी बात है कि किसी क्लोज सरफेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसलिए देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी वेल होगा। अब इसके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, फाई इज इक्वल टू में, अब आपको पता है किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, ds। अब तुम देखो यहाँ पर कि जो रेडियस इस सरफेस के लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, हर एक के लिए क्या होगा, कांस्टेंट। चार्ज भी क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट। तो उसको बाहर निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ds। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, ये क्या आ गया, ds तो क्या है, स्मॉल सरफेस एरिया। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि होल सरफेस एरिया। ठीक है, अगर स्फीयर का सरफेस एरिया की मैं बात करता हूँ तो इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, तो पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा। और पूरा एरिया क्या होता है स्फीयर का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q/r²। ये तो दिया गया है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 पाई r²। क्या होगी इसकी वैल्यू, 4 पाई r²। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, r² से r² कैंसिल आउट, क्या हो गया, Q/एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका, स्फीयर के लिए। जब किसी स्फीयर के सेंटर पे क्या रखा हो, कोई चार्ज पार्टिकल या कोई पॉइंट चार्ज रखा हो, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके इक्वल होगा, Q/एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। लेकिन बेटा ये एक सिंपल केस था, हमने इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया। लेकिन इस मेथड से, इंटीग्रेशन मेथड से, अगर जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहां पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कर्ड का। तो उसके लिए थ्योरम होती है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब उसके लिए मैं आपको बताऊं कि कैसे फाइंड आउट नहीं कर पाते, उस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या सर्कल, अब मैंने उस पॉइंट चार्ज को इसके सेंटर पर ना लेकर, ये इसका सेंटर है, मैंने पॉइंट चार्ज को यहाँ मान लिया बेटा।
ठीक है। अगर मैं इस एरिया की बात करता हूँ, यहाँ पर अगर सरफेस से कंसीडर करता हूँ तो ये क्या होगा बेटा, रेडियस क्या लूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी इधर है और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन भी क्या है, इस साइड में ही, ठीक है। या एरिया वेक्टर डायरेक्शन भी क्या है, इस साइड में। अगर लेकिन मैं यहाँ पर वो एरिया फाइंड आउट कर लूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एरिया वेक्टर है वो तो रेडियस क्या लॉन्ग होगा, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो ये होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये वाली। यहाँ पर देख रहे हो आप थीटा किसके इक्वल है, 0 डिग्री के इक्वल, लेकिन यहाँ पर एंगल की कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हर जगह एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर एंगल क्या करेगा, वेरी करेगा, चाहे वो ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो। जब एंगल वेरी करेगा किसके बीच में, एरिया वेक्टर के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक है। तो उस केस में हम इंटीग्रेशन मेथड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, गॉस लॉ, ठीक है, या गॉस थ्योरम। उस लॉ को, उस थ्योरम को हम पढ़ेंगे जिसकी सहायता से ऐसे केस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। ओके बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।